नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट की अहम बैठक में 12 बड़े फैसले, युवाओं और व्यापारियों को राहत। 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू, बयानबाजी तेज। नियुक्ति उपकरण के विरोध में आप पार्टी का प्रदर्शन तेज, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए पद स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार और पैन आईआईटी एलुमनी फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से युवाओं, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम स्थापित करने की मंजूरी दी गई। वहीं पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए मोटरयान करायान अधिनियम व नियमों में संशोधन प्रस्ताव पास किए गए। राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। छात्रों को स्टार्टअप व नवाचार में बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा बकाया कर निपटान, भू राजस्व संहिता, निजी विश्वविद्यालयों, कृषि उपज मंडी और जीएसटी संशोधन जैसे विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अहरकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्यात्तर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जनजाति समूहों एवं वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिला एवं तृतीय लिंग के लोगों के संस्थागत विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन आईआईटी का ज्वाइंट वेंचर वंचित समुदायों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के अप्रयुक्त फंड का अभिसरण कर आजीविका एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कार्य करेगा। कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य पैन आईआईटी द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल के साथ फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। पैन आईआईटी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन एवं विभागों द्वारा आवश्यक शासकीय भवनों का पहचान किया जाएगा एवं उसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। पैन आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर राष्ट्र निर्माण मिशन, व्यावसायिक आजीविका, शिक्षा व्यवस्था एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से वंचित समुदायों के आय में सुधार लाने का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा को वोट बैंक की राजनीति की जरूरत नहीं, पार्टी वोट के लिए नहीं, विचारों के लिए काम करती है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ कर वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। 2028 के चुनाव की चिंता अभी भाजपा को नहीं है।
भाजपा चुनाव के लिए, वोट के लिए राजनीति नहीं करती है, ना ही वोट बैंक बनाने के लिए राजनीति करती है। जिस तरीके से कांग्रेस घुसपैठ कराकर भी वोट बैंक बना लेती है अपना, वैसा हमारा भाव नहीं है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारा काम हमको करना है और उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। तो आने वाले 28 के चुनाव के लिए अभी सिर्फ एक भाव है मन में कि सरकार के माध्यम से अंत्योदय के बहुत अच्छे काम हो जाए। विजय शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा पलटवार किया। बैज ने कहा कि भाजपा झूठे वादों पर सत्ता में आई और अब वादे निभा नहीं पा रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 2028 में भाजपा नेताओं को कवर्धा की सड़कों के गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता के बीच जाने से डर लग रहा है, इसलिए अभी से बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सत्ता में आई है, वादा तो पूरा कर नहीं पा रही है। और पता है गृह मंत्री जी को कि आने वाला 2028 में जिस तरह से कवर्धा जिले में की सड़कों में गड्ढे हो रही हैं, उसी गड्ढे में फिर बैठकर उनको प्रदर्शन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस दिन हम आरोप नहीं लगाएंगे कि ये उनकी देन है। ठीक है, हम सार्वजनिक नंबर भी जारी नहीं करेंगे, हम सड़क बनाएंगे। रही बात उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को जनता सड़कों पर घंटों तक रोक रखी है विकास की मांगों को लेकर। उनको पता है कि 2028 में जनता तक वो नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं उनके बयान से अभी से हार साफ साफ झलक रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के आदेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप पार्टी नेताओं ने पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय और फिर डीओ कार्यालय में सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण के कारण प्रदेश में करीब 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। नेताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ स्कूल बंद कर बच्चियों की शिक्षा छीनी जा रही है। प्रदर्शन कर रही आप नेत्री प्रियंका शुक्ला और जसवीर सिंह ने कहा कि सरकार स्कूल बंद कर शराब दुकानें खोल रही है और शिक्षकों को परेशानी कर रही है। आप पार्टी ने युक्तियुक्तकरण आदेश को वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज पूरे प्रदेश के जो जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय जो कार्यालय है, वहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और विषय है कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सरकार एक तरफ लगभग 10,000 स्कूल बंद कर रही है और उसमें कितनी तकलीफें हो रही, चाहे वो सफाई कामगार हो, चाहे वहाँ का शिक्षक हो, या फिर बच्चियाँ, जिन वैसे भी हमारे देश में बच्चियों के लिए बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। आप देखिए, वो कैंपेन इसीलिए चलाए जा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। ले देख के जो बच्चियाँ स्कूल से गाँव के निकल के पास के स्कूल जा रही थी, अगर वो स्कूल बंद होगा तो उससे कितना बड़ा असर उनके ऊपर होने वाला है। और इसी बात को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं कि भाई आपका ये उस बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और आम आदमी पार्टी शुरू से इस मिशन पे है कि पूरे देश में बच्चों को और यहाँ के नागरिकों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उनका अधिकार है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी कटिबद्ध है और इस युक्तिकरण का जो ये फैसला सरकार ने लिया है, इस आदेश को रद्द कराने की मांग को लेकर के ये मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग बार बार हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है शराब दुकानें खोल रही है, मधुशाला खोल रही है, दूसरी तरफ पाठशाला बंद कर रही है। तो हमने नारा भी दिया कि मधुशाला नहीं, पाठशाला खुलेगी तो हमारे देश का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो भविष्य है देश का, वो सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही कुछ आगे जाके कर सकता है। तो उस मिशन को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, युक्तिकरण के आदेश को रद्द कराने की मांग को कर रहे हैं। देखिए, अभी भी चांस है कि ये ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। हम लोग इसके डिटेल स्टडी कर रहे थे, हम यहाँ आपको भी ज्ञापन देंगे। करीब 15 पेज का हम लोगों ने स्टडी करके किया है कि सारे तरफ से किस किस लोगों को ये प्रभावित कर रहा है। ये उन शिक्षकों को भी प्रभावित कर रहा है जो लोग मुखर थे, जो लोग शिक्षा जैसी पवित्र एक चीज़ के लिए सजेशंस देते थे कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उन लोगों को सबको पनिश किया गया। दूसरी बात, ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां तब पढ़ पाएंगी ना जब उनके लिए सुविधा की जाएगी। आज कोई भी अपनी बेटी को 3 किलोमीटर दूर अकेला नहीं भेजना चाहता है। गरीब तबका जो है वो रोजी रोटी अपनी कमाए कि अपने बच्चों को पढ़ाए वाली बात है। गाँव में स्कूल था तो बड़ा कन्वीनियंट था कि गाँव के अंदर ही है, हमारे गाँव के अंदर वो सुरक्षित है। आज 2-3 गाँव का मिला के उन्होंने एक कर दिया है। तो टोटली ऐसा हो रहा है कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा हो। ये सरकार की मंशा बहुत क्लियर दिखती है कि 10,000 स्कूल आप बंद कर रहे हो और 67 नई शराब दुकानें कर रहे हो। तो ये तानाशाही है और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सड़कों पे लड़ाई करेंगे और ये ऑर्डर को कैंसिल करवा के ही छोड़ेंगे। अधिकारी को ये कह रहे हैं कि जहाँ बच्चे का उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देखिए,
पेपर पे वो कुछ लिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप स्कूलों में पहुंचेंगे तो अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम एक स्कूल में पहुंचे जहां पहली से 5वीं तक करीब 235 स्टूडेंट्स हैं। 235 स्टूडेंट्स को आप एक हॉल में बैठा के पहली से 5वीं इकट्ठा कैसे पढ़ा सकते हो? एक तरफ अमीर वर्ग जो है वो अपने 3 साल 4 साल के बच्चे को भी एक किंडरगार्टन स्कूल में भेज रहा है, प्री केजी, नर्सरी और भी प्ले स्कूल में भेज रहा है, 1000 रुपये फीस पटा रहा है। जो गरीब का बच्चा उस देश का बच्चा नहीं है, वो इस देश का भविष्य नहीं हो सकता, उसको बराबर अधिकार नहीं है शिक्षा का, आप उसके लिए शिक्षा और जटिल करने जा रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। हम राइट टू रिकॉल भी मांगते थे, वो भी नहीं हो पाया, लेकिन हम आईना दिखा रहे हैं विष्णुदेव सरकार को कि आप सीएम हैं, आप आदिवासी हैं, ज़्यादा प्रभावित रिमोट जगह जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां के लोगों ने शर्म करनी चाहिए आपको। राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले देवार गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर यूनिट तथा मुजगहन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक महिला आरोपी फरार है। आरोपियों से 26 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी रकम बरामद की गई है। ये गैंग मुजगहन, अभनपुर, विधानसभा पंटरी, खमाडी और डीडी नगर क्षेत्रों में वारदात अंजाम दे चुका है। साथ ही चोरी का माल खपाने वाले सुरेश सोनछरा को भी गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर के कोर्ट परिसर में 2 महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मामला पैसे के लेन देन को लेकर विवाद है, जिसमें एक महिला वकील और उसकी क्लाइंट के बीच जमकर झूमाझटकी और हाथापाई हुई। जानकारी के अनुसार रेलवे क्षेत्र निवासी सुमन ठाकुर का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, जिसकी पैरवी एडवोकेट लीना अगरिया कर रही थी, जिस पर लीना ने फीस की मांग की। फीस को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। एडवोकेट लीना का आरोप है कि कई पेशियों के बावजूद फीस नहीं मिली, जबकि सुमन का कहना है कि उन्होंने 30,000 में से 25,000 दे दिए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। मैंने बदतमीजी की है, आरक्षण खड़े हैं। अच्छा, मैंने बदतमीजी की, ठीक है। वहाँ पर एक व्यक्ति भी था जिसने रिकॉर्डिंग किया है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसको इसने 2 हाथ मारा है। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने मारा? कौन किसको मारा? मैडम, अबे मेरा ब्रेक हो, मेरे कैरेक्टर का वो करी ना। तू मैडम छोड़ दीजिए ना। अब मेरा हाथ छोड़ो, प्यार से बोल रहा हूँ, छोड़ो। सर, आप छुड़ा रहे हो, सर, आप छोड़ रहे हो, मैडम आप छुड़ा रहे हो सर, इसको छुड़ाओ पहले। अरे मैं हाथ में पकड़ूंगा। हाँ, किसी चीज का डर नहीं है। इनका बाहर से लाइसेंस कैंसिल होगा। ये सर, न्यायालय में ये चल सकता है, ये कैमरा नहीं चल सकता है। मैं भी एडवोकेट हूँ, न्यायालय में ये चल मैं बाहर निकाल रहा हूँ। कौन मोबाइल देगा? मुकुल सिंह ठाकुर मोबाइल देगा। हाँ, मुकुल सिंह ठाकुर मोबाइल देगा। मेरा हाथ तो छुड़ा दो सर, मेरा कपड़ा खराब हुआ और फटा। मैडम वीडियो बंद करो। जी बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्या विवाद है? आप पर मारपीट करने का आरोप लगा है कि पहले अपने वकील के साथ हाथापाई की। सर, मेरा एक केस चल रहा है डाइवोर्स का। इसके पहले तो मैंने अपने वकील को फ़ोन किया था, काफ़ी फ़ोन किया मैंने। वो पैसे के नाम से फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो बोल रही थी बार बार कि मेरे पैसे क्लियर करो, जबकि उसको मैं 30 में बात हुआ था, मैंने उसको 25,000 दे चुका है ना। लेकिन उसने फिर 5,000 के नाम से मुझे ये बोला कि क्या बोलते, जब तक पैसे पूरे नहीं दोगी मैं नहीं केस करूँगी करके, मैं जाऊँगी नहीं हियरिंग पे। तब मैंने पूछा अगर नहीं इसका सोल्यूशन क्या है तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं करके, या तो फिर मैं कोई एक्शन लूँगी। तो उसने क्या किया, डायरेक्ट मेरे पे अटैक किया। ये निशान उसी के हैं। उसने अटैक किया, उसके बाद एक झापड़ मेरे को जब मारा ना, तब मैंने दूसरे हाथ से उसको एक झापड़ मारा। फिर उसने क्या किया, पूरे वकील को बुला के पूरे कैबिन को बंद करके हम लोग को, मेरे को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को बार बार अटैक कर रही थी वो। उसके बाद भी जब वकील ने छुड़ा के हमको बाहर किया तो हम जज के सामने गए, तो जज ने यही बोला कि मैडम अभी निकलो, क्योंकि ये वकील अगर सारे एकजुट हो जाएंगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे करके। तो हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे, चैम्बर में ही थे, हम बाहर नहीं निकले थे, जस्ट जज के कैबिन के बाहर आए हैं। और बाहर आने के बाद वो इस कदर आई है ना अटैक करने, इतना अटैक कर रही थी वो, कंटिन्यूसली अटैक कर रही थी मम्मी के ऊपर, भाई के ऊपर, मेरे ऊपर। सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास जितने बने हैं। एक बंदा जो चैम्बर के अंदर जो वीडियो बन रहा था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो एक बंदा वीडियो बना रहा था, उसको भी वो मारी है, बहुत मारी है वो बेचारे को। और बार बार धमकी दे रही थी कि तेरे को तो देख लूँगी, तेरे को तो छोड़ूंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या मेरे को जान से मारना है उसको?
क्या करना है? अगर यही बार बार ये चीज़ें कि कितने लोगों के साथ ये करती हो, कि अगर मेरे साथ कर रही है 10 महीने से इसके पीछे घूम रही हूँ सिर्फ एक डाइवोर्स केस के लिए हैं, तो क्यों बार बार ये चीज़ें हो रही है? जब उसको सारे क्लियर पैसे दिए गए हैं, सारी चीज़ें हो गए हैं, तो क्यों? थाने में शिकायत दर्ज करी? हाँ, थाने में मैं वहीं खड़ी हूँ, यहाँ थाने में ही खड़ी हूँ, बट वो सारे वकील एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए सारे के सारे यही बोल रहे हैं कि हमने देखा, जबकि उस समय वकील ने कुछ देखा ही नहीं था। सारी चीज़ें कैबिन में हो रही थी एक बंदे के सामने। आपका नाम? मेरा नाम सुमन सिंह ठाकुर है। थाने में एक मामला है, इसमें आपके ऊपर मारपीट का आरोप लग रहा है, क्या है पूरा मामला, किस विषय से ये विवाद हुआ? हाँ जी, मैं एडवोकेट लीना अग्रहरी सिविल कोर्ट बिलासपुर में 20 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस करती चली आ रही हूँ। एक्चुअली आज एक प्रकरण में जिसमें डाइवोर्स का केस लगा था, जिसमें मेरी पक्षकार का नाम था गंगाश्री ठाकुर, बिरकोना से वो रिलेटेड है एंड वहाँ रेलवे कॉलोनी की रहने वाली है। उसके पति से तलाक का मामला 1 साल से मैं देख रही थी। आज फाइनल हियरिंग थी, लगातार 3 पेशी में उन्होंने फ़ीस नहीं जमा किया था। मेरा ये कहना था कि आज आप फाइनल हियरिंग है तो आप फ़ीस जमा कर दीजिए, इसके बाद ही मैं अपीयर होंगी प्रकरण में। तो उनका धमकाना चमकाना चालू हो गया। उसके साथ एक लड़का भी था जो नॉन प्रैक्टिशनर नॉन रजिस्टर्ड एडवोकेट है, तो उसने भी मेरे साथ झूमा झटकी की। अचानक से वो जब मेरा फ़ाइल उठा के लेके जाने लगी, मेरे बाकी अदर केसेस के जो दस्तावेज हैं उनको, तब फिर मैंने उसको मना किया। उतने में ही उस महिला ने मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया। वीडियो बना रहा है वो, उसको मना कर दिया और मारपीट करना चालू कर दिया। और उस महिला को मैंने मना किया और मना करने के बाद हाथों से रोकने की कोशिश की। इतने में वो लड़का भी आ गया जो उसके साथ था, उसका नाम मुझे नहीं पता, और उनकी माँ, वो लड़का और वो महिला जो मेरी पूर्व पक्षकार थी गंगाश्री, वो तीनों ने मेरे साथ एक साथ हाथापाई की। सामने वाले पक्ष का कहना है कि उनके पास मारपीट का वीडियो जिसमें आप लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। अगर इस बात को भी मैं क्लियर करती हूँ, किसी भी एडवोकेट के साथ जब वो यूनिफॉर्म में होता है और वो एक ऐसे परिसर में मौजूद हो जो न्यायालय परिसर है, अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट की जाती है, कानून में ये लिखा है, ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है और कोई चीज़ का रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर इस तरीके से पहले भी किया जा चुका है, अन्य अधिवक्ताओं के साथ भी किया जा चुका है, जिसमें मैं भी उनके साथ थी, साथ दिया हमने। आज 10 साल पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी फैमिली कोर्ट की, मजुमदार एडवोकेट को मारा गया था, तो काफ़ी हम लोगों ने उनका साथ दिया था। पुलिस फोर्स आ गई थी। अधिवक्ता के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का इरिगेशन अनावश्यक लगता है या हाथ उठाया जाता है, तो सारे अधिवक्ता एकत्रित हो जाते हैं। इसी बीच सबने उससे पूछा और दुनिया भर की बातें पूछी कि भाई तुमने मारा क्यों? तब उसका ये कहना था, आपकी जो क्लाइंट है उन्होंने आपके साथ मारपीट की। उन्होंने मेरे साथ सर्वप्रथम मारपीट की। पहले उन्होंने हाथ उठाया और कोई भी आपको एक झापड़ मारेगा तो आप दूसरा गाल तो नहीं दे दोगे, मेरा ये कहना है। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? लीना अग्रहरी, एडवोकेट लीना अग्रहरी। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने रायगढ़ जिला पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की गई। आईजी ने ई साक्ष्य, क्राइम मैक्स, नेट ग्रिड जैसे डिजिटल टूल्स और फॉरेंसिक साझेदारी के बेहतर उपयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने अधिकारियों को अधीनस्थों की कार्यप्रणाली पर सतत निगरानी, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि बुनियादी पुलिसिंग अपराध नियंत्रण की नींव है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है। उन्होंने रायगढ़ पुलिस के सीसीटीवी कैमरा अभियान की सराहना करते हुए इसे नागरिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और इसे और व्यापक बनाने की बात कही। आज नियमित जो समीक्षा बैठक होती है जिले की, साल में एक बार वो बैठक थी। थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारियों को सबको बैठक की गई और जिले के कानून व्यवस्था, बेसिक पुलिसिंग, नवीन कानून का क्रियान्वयन और अनुशासन, इन 4 बिंदुओं की समीक्षा की गई। जहाँ जहाँ हम लोगों को और अपने में सुधार करना है उसको चिन्हित किया गया और आगे के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए। सर, आप यहाँ के पुराने एसपी रहे हैं, हर थाने की आपको जानकारी है सर,
बताएंगे किस किस तरीके की ना दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सभी ज़िले में पुलिस अच्छा काम कर रही है। पिछले एक वर्ष में जितने भी बड़े चुनौतीपूर्ण अपराध हुए हैं, चाहे वो अंधे कत्ल हों या और कोई बड़े अपराध हों, उन सभी बड़े अपराधों में पुलिस को लगभग सभी अपराधों में सफलता मिली है। ओवरऑल कानून व्यवस्था में भी पुलिस का काम अच्छा रहा है और सभी थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी एसपी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हमको इसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। उनकी समीक्षा हम लोगों ने आपस में बैठकर आज की है। आज सर थाना प्रभारी कुछ निर्देश दिए गए हैं? बेसिक पुलिसिंग के संबंध में जो कार्रवाई है, जो अफेंडर्स हैं, प्रॉपर्टी अफेंडर्स हैं, बॉडी अफेंडर्स हैं, उनकी रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उनकी नियमित रूप से जांच करना और उन अपराधों को नियंत्रित करना, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं और नए जो टूल्स आए हैं अपराध को लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर, उन टूल्स का, उन एप्लीकेशंस का कितना प्रभावी उपयोग हम कर सकते हैं, इस बिंदु पे चर्चा की गई और उनका अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।